अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्विक लर्नर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 16 कवर करेंगे, जो कि असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल का सेकंड पार्ट है। पहले हमने असेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज इस लेसन में हम देखेंगे कि टेस्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है और किस तरह से स्टूडेंट्स को ग्रेड दिए जाते हैं, कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस लेसन में कवर करेंगे। थोड़ा सा लेंथी लेसन है और ऑब्वियस सी बात है आप सब ने लेसन सारे कवर किए हैं। आपको पता होगा कि ENG 503 के सारे लेसन काफ़ी लेंथी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चलेंगे तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। टॉपिक 84 स्टार्ट करते हैं, जिसमें बताया गया है ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। अगर तो ग्रेडिंग सिस्टम की बात की जाए तो किसी को ग्रेड देना, यानी कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करना, उनको ग्रेड्स देना ग्रेडिंग सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो छोटा सा पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया है, इसमें बताया गया है कि हमारी जो एजुकेशनल लाइव्स होती हैं या हमारी तालीमी ज़िंदगी का तयन जो होता है वो इन ग्रेड्स से होता है, जो टेस्ट में हमें मिलते हैं। ठीक है, अब तालीमी सिस्टम जो है वो नॉर्मल तलबा के लिए या नाकाम स्टूडेंट्स जो होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उन सबको मुख्तलिफ वे से बयान करता है। ठीक है, इनकी कारकर्दगी जो होती है, इनकी परफॉर्मेंस जो होती है, इनके स्किल्स से जज नहीं होता बल्कि इनके ग्रेड्स से जज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिस पर हमारे ग्रेड्स मैटर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बताई गई हैं कुछ गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग ग्रेडिंग क्राइटेरिया, यानी कि अगर आप ग्रेड्स दे रहे हैं तो आपको कुछ गाइडलाइंस पर फोकस करना चाहिए, उनको अपने जहन में रखना चाहिए एंड देन ग्रेड्स देने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि ग्रेड्स जो हैं वो शुड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट ओनली। ठीक है, एंड शुड रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स वर अचीव्ड। क्या मतलब है इसका कि ग्रेड्स जो हैं वो स्टूडेंट की अचीवमेंट पर बेस्ड करना चाहिए, ना सिर्फ एक पेपर स्टूडेंट की अचीवमेंट बयान कर सकता है बल्कि उसकी ओवरऑल असेसमेंट जो होती है उस सब पर बेस करता है। ठीक है, अब बताया गया है कि इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, क्या मतलब है इसका कि एक जो लर्नर है वो क्या हासिल कर रहा है। ठीक है, और वो किस तरह से उस स्किल को अपने माइंड में जो है वो चला रहा है या स्किल को किस तरह से उसने अडेप्ट किया है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा बताया गया है कि हर जगह ये सिस्टम चेंज है। ठीक है, अब क्या है कि सम इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो एक फ़ाइनल एग्ज़ाम रख देते हैं और उसकी बेस पर ही सारा ग्रेड जो है वो इशू करते हैं और वो ग्रेड्स देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंट थिंग है। हर जगह पर डिफरेंट बैकग्राउंड होता है और डिफरेंट चीज़ें जो है वो लोगों ने बनाई होती हैं। ठीक है, इस तरह पाकिस्तान में डिफरेंट है और बाकी कंट्रीज़ में डिफरेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि मुनसिफाना फ़ैसला होना चाहिए, इंसाफ के साथ चलना चाहिए, कोई मिसबिहेवियर या अदर फैक्टर्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, डोमिनेटेड फैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। उसके अलावा कैलकुलेशन ग्रेड्स है, जिसमें बताया गया एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेड्स। अब इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, तो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि एक लेवल दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को, बता दिया जाता है कि अगर तो जिस स्टूडेंट के 80 मार्क्स हैं तो इट मीन्स कि उसको जी ए ग्रेड मिलेगा, यानी कि एक हद बता दी है कि इस हद तक आप जाएंगे आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, एक लेवल दे दिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर 80 से अबव भी किसी के मार्क्स आए हैं, जैसे कि 95 मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट ने, 98, उसका भी ए ग्रेड होगा, और जिसने 81 लिए हैं उसका भी ए ग्रेड होगा, क्योंकि एक एक्सटेंट बताई हुई है ना, एक लेवल दिया हुआ है कि 80 से 80 तक जिसके भी मार्क्स हैं उसको ए ग्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह ये भी बता दिया जाता है कि 50 से कम जिसके होंगे वो फेल होगा। ठीक है, तो ये सारा जो होता है ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है, यानी कि आपको प्रॉपरली बता दिया कि एक लेवल दे दिया कि आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिलेटिव ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जिस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसके साथ कंपेयर किया जाता है बाकी मार्क्स को। किस तरह से, मैं बताती हूँ एग्जांपल से। लाइक फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट के 95 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 95% मार्क्स हैं, तो 95 से 90 तक के स्टूडेंट को ए ग्रेड दे दिया जाता है। उसके बाद 90 से 80 तक को बी प्लस ग्रेड दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरह 70 से 80 वालों को बी। तो ये एक तरह से प्रॉपरली ग्रेडिंग सिस्टम बना देते हैं, इसको रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, यानी कि किसी एक स्टूडेंट से रिलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया कि इफ़ यू प्री स्पेसिफाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि आपको पहले से एक स्पेसिफाई स्टैंडर्ड बता दिया है परफॉर्मेंस का कि वहाँ तक अगर आप जाते हैं तो आपको ए ग्रेड या बी ग्रेड जो है वो दिया जाएगा। इसको हम एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग कहते हैं। और सेकंड जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, उसको आप लोगों ने एक लाइन की डेफिनेशन कर लेनी है। रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है, लास्ट लाइन पे बताया गया, दिस इज़ यूजुअली अकम्पलिश्ड बाय रैंकिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, रैंकिंग स्टूडेंट किस तरह से
इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कि एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 95 अगर आए तो वहाँ से चल जाती है उनकी ग्रेडिंग, ठीक है, अगर उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। आप लोग के एग्जांपल से पता चल गया होगा, ठीक है, उस तरह से आप लोगों ने इसको माइंड में बिठा लेना है। अब हमारे पास कुछ क्रॉस कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं एंड द क्वेश्चन ऑफ डिफ़िकल्टी आ जाता है। अब इसमें बताया गया कि पीपल लर्निंग इंग्लिश एज L2 यानी कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पर जो सीखते हैं वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड होता है ग्रेडिंग सिस्टम के लिए। जो टेस्ट की ग्रेडिंग सिस्टम होती है सबका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, ठीक है। अब साथ ही बताया गया कि टीचर शुड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट यानी कि उस्ताज़ा जो होते हैं उनको उस कॉन्टेक्स्ट को, सियाको सबाक को समझना चाहिए जिसमें वो पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही जज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट करनी चाहिए। उसके अलावा बताया गया इन मैनी कल्चर सिमिलर टू पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो सेल्फ असेस के बारे में नहीं स्टूडेंट्स को कहा जाता, ठीक है, और टीचर भी जो है वो एक ग्रेड दे देता है और कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उन ग्रेड से ना खुश होते हैं सम टाइम, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं करता उनको, ठीक है। इसी तरह बताया गया है कि टेस्ट ऐसा डिज़ाइन करें जो इतना मुश्किल हो कि कोई भी तालिब इल्म जो है उसको प्रॉपरली हासिल ना कर सके पूरे मार्क्स, ठीक है। और आखिर पे एक आखिरी ग्रेड जो है वो ओवरऑल असेसमेंट का सबूत होता है, जैसे कि एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जो हम फाइनल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ में यही बताया, एक दफ़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। जैसे कि बताया क्या गुड टीचर इज़ वन who can design a test that is so difficult that no student could achieve a perfect score, ठीक है, तो इतना तो होना चाहिए। उसके अलावा प्रोटोटाइप की बात की गई है। अब प्रोटोटाइप में क्या होता है कि अगर तो आप टेस्ट बना रहे हैं तो पहले आप टेस्ट के कुछ फॉर्म्स बनाते हैं, यानी कि टेस्ट के कुछ सैम्पल्स बनाते हैं, देखते हैं कि वो टेस्ट ऑथेंटिक भी है कि नहीं है, वैलिड भी है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप डिफरेंट फीडबैक लेते हैं। अगर तो आपका टेस्ट वैलिड हो गया है, ठीक है, अगर आपका टेस्ट ऑथेंटिक है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप्स होती हैं। इसमें बताया गया है प्री प्रोडक्शन मॉडल इज़ यूज टू इवैल्यूएट ऑल टाइप ऑफ वैलिडिटी, perceived authenticity and educational appropriation of student assessment, and the last one is that initially one or more prototypes are made के एक से ज़्यादा बनाई जाती हैं, और ये वो लोग ज़्यादा करते हैं जो टेस्ट बनाने पर बहुत गौर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ फॉलो की जाती हैं। ठीक हो गया ये प्रोटोटाइप के बारे में। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि 85 टॉपिक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग है। एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? असल में जो सारी इंतज़ामिया होती है, जिसने टेस्ट जो है वो बनाया होता है एंड देन उसने आगे उसको फर्दर जो है वो भेजना होता है, प्रोसीड करना होता है, ठीक है। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। समटाइम हम इसे गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है, इंतज़ामिया जो सारी इंतज़ामिया होती है। और उसके बाद ट्रेनिंग क्या कि ट्रेनिंग जो स्टाफ की ट्रेनिंग होती है वो सारी इसमें आ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया कि द डिलीवरी ऑफ टेस्ट रिक्वायर एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट की डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाफ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। इसमें की जाने वाली कोई भी मिस्टेक, ठीक है, इनकन्वीनियंस एंड अबनॉर्मलिटीज़ जो हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस वो बन सकती हैं सीरियस थ्रेट, सीरियस खतरा बन सकती हैं। किसके लिए? टेस्ट की वैलिडिटी के लिए, टेस्ट की ऑथेंटिसिटी के लिए। इसलिए क्या करना चाहिए? आपको स्टाफ को जो है वो बेहतर तरीके से ट्रेन करना चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी स्टाफ इन्वॉल्व होता है वो सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि द होल प्रोसेस इंपॉर्टेंट बिकॉज एनी मिस्टेक, ठीक है, इनकन्सिस्टेंसीज एंड एबनॉर्मलिटीज़ कैन को सीरियस थ्रेट, ठीक है। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि हम कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एक आइटम राइटर है, ठीक है, वो डज़ नॉट फॉलो द टेस्ट स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग राइटिंग, यानी कि राइटिंग के मामले में जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता, ठीक है, जबकि उसको होना चाहिए, उसको प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट पे बताया गया कि जो इन्विजिलेटर होता है, ठीक है, वो भी स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा अग्रेसिव होता है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें, ठीक है, तो मोस्टली तो ऐसा ही होता है, ठीक है, बहुत कम होते हैं कि जो बड़े ही पोलाइट होते हैं। उसके अलावा लास्ट पॉइंट पे बताई गई है थर्ड एग्जांपल इज़ दैट कि अगर आप स्पीकिंग टेस्ट ले रहे हैं तो सम टाइम क्या होता है कि एक ऐसा रोड होता है जहाँ पर काम हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है, जिसकी वजह से स्पीकिंग टेस्ट लेना स्टूडेंट्स को और उनके असेसमेंट करना एक तरह से गैर मुनसिफाना फैसला है, ठीक है, फेयरनेस नहीं है उनके साथ, ठीक है। तो ये बात बताई गई। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट के लिए कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो कंस्ट्रक्शन सिस्टम आ जाता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि टेस्ट सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, मोर देन वन फॉर्म ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंस्ट्रक्शन सिस्टम में आ जाती है। आइटम राइटिंग एंड रिव्यू में क्या होता है?
इसमें बताया गया है कि वो टेस्ट तैयार करें जो कि जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, ठीक है। उसके अलावा ओवरऑल पर्पस जो होता है टेस्ट का वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, राइटिंग टेस्ट आइटम बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, लेकिन सारी आइटम राइटिंग टेम्पलेट्स होनी चाहिए, ठीक है। और टेस्ट का पर्पस क्लियर होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। उसके अलावा आइटम बैंकिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस। अब आइटम बैंकिंग क्या है, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि अगर तो एक दफ़ा आपने आइटम लिख ली है, ठीक है, अगर एक दफ़ा आइटम लिखी जा चुकी है टेस्ट को बनाते हुए, फिर इसको आप स्टोर कर देते हैं एक बैंक में, ठीक है। अब बताया गया कि उस बैंक में ईजीली आपकी एक्सेस होनी चाहिए अगर तो आपने कोई मटेरियल को रिट्राइव करना है, ठीक। उसके अलावा क्या बताया गया है कि कुछ जो वैल्यू वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, आइटम्स जिनको आप सेव करते हैं उनके लिए कुछ प्रॉपर कोड्स होते हैं जिनको जहन में रखना या जो कोड्स बनाना जो है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं एक वर्ड बता रही हूँ, शुमारियाती डाटा जो होता है ना वो, ठीक है। उसके लिए कोड्स होते हैं जिनको प्रॉपरली रखना चाहिए और याद भी रखना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आइटम बैंकिंग में होती है। जब आप टेस्ट बना लेते हैं तो उसको आप एक तरह से सेव कर देते हैं एक आइटम बैंक में, ठीक है। और उसके बाद आप लोग वहाँ से निकलवा कर एंड देन फर्दर आगे भिजवाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन एंड डिस्पैच आ जाता है। प्रिपरेशन में क्या होता है कि प्रिपरेशन जो है वो शुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल फॉर्म, ठीक है। उसके अलावा टाइप, स्टाइल, साइज सारी चीज़ें हर जगह पर सेम होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। डिस्पैच में क्या होता है कि सेंटर तक आपको एग्ज़ाम भेजना है जब, तो वो टेस्ट या जो भी चीज़ें आपको भेजनी है, ठीक है, वो बेहतर तरीके से वो सेफ़ होनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी आप लोगों को सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लेनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्पैच में आ जाती हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वही बात है कि डिस्पैच जो चीज़ें आप भेज रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सारा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग के इंतज़ामिया जितना भी होता है टेस्ट के अमले के लिए, उसकी अमूमी तरबियत बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। उसकी तरबियत करनी चाहिए, यानी कि उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी चाहिए इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 86 आ जाता है, इसमें एथिक्स एंड फेयरनेस आ जाती है, ठीक है, सम एथिकल इशूज़। और उसके अलावा द एलिमेंट्स ऑफ फेयरनेस जो कि हमें माइंड में रखने चाहिए, शुड बी केप्ट इन अवर माइंड, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया कि शोहमी और अदर लैंग्वेज जैसे कि स्पॉल्स्की, रैम्प, लियोन्स, इन सब ने बताया था और आर्ग्यू किया था कि टेस्ट जो है वो रिलेट करते हैं पावर रिलेशन से। इस तरह वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पॉलिटिक्स डालते हैं टेस्ट में, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसी तरह टेस्ट जो है वो एक तरह से एक पावरफुल टूल है, ठीक है, जो कि लोगों की आइडियोलॉजी को बदलता है, ठीक है। आप लोगों ने बुक्स में भी देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें कि टेस्ट आर मोस्ट पावरफुल, ये शोहमी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन बताई गई है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और साथ ही साथ दे आर ऑफन द सिंगल इंडिकेटर फॉर डिटर्मिनिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि एक सिंगल सबूत है स्टूडेंट्स के फ्यूचर को डिटर्मिन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद बताया गया लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है इज़ नॉट एन अनबायस प्रोसेस, ठीक है। अनबायस कहते हैं कि कोई फेवरेटिज्म ना हो, लेकिन यहाँ बताया कि वो भी चीज़ फॉलो नहीं की जाती। उसके अलावा बताया गया है प्रॉपरली कि ये एक तरह से एजेंट होता है कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, आइडियोलॉजिकल एजेंडास का, ठीक है। और उसके अलावा टीचर्स जो टेस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है, टेस्ट टेकर्स जो होते हैं, उन पर भी एक तरह से बहुत बड़ा बर्डन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई, इनको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इशूज़ ऑफ क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग। अब अगर इश्यूज़ की बात करें तो उन्होंने बताया है कि जो कि ट्रेडिशनल टेस्टिंग से इशू रिलेट करते हैं, वो एक तरह से ओवरऑल एथिकल प्रॉब्लम है एग्ज़ाम देते हुए, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने यही बात बताई है कि टेस्ट जो है वो सिर्फ ग्रेड पर ही जज नहीं करना चाहिए, आपको स्किल को भी देखना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, और आइडियोलॉजी के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको रिड्यूस करना चाहिए। यहाँ पर यही बताया गया। ऊपर जो ये पैराग्राफ है, यहाँ पर ये बताया गया है कि टेस्ट जो होते हैं इनमें ये सारे फैक्टर्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल और ये सोशल इश्यूज़ जो होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। उसके अलावा पोजीशन ऑफ पावर वगैरह आ जाती है। और यहाँ पर उन्होंने इसका हल बताया, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है कि आपको स्टूडेंट्स को वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। आई होप सो कि आप लोगों को आ गई होगी समझ। आपने जस्ट थोड़े बहुत पॉइंट्स याद करने, जो चीज़ें आपको बताई हैं जस्ट आपने उन्हें अपने माइंड में रखना है। आपको बाकी जो इश्यूज़ पूछेंगे उनमें आपने बता देना है कि टेस्ट जो है आर डीपली एम्बेडेड इन कल्चरल एंड आइडियोलॉजी। जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं वो सारे आपने इधर लिखने हैं, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 87 है, जिसमें अल्टरनेटिव्स इन असेसमेंट है। अब अल्टरनेटिव्स इन असेसमेंट जो है वो असल में क्या है कि टेस्ट की बजाय असेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। अगर तो हम टेस्ट की बात करें तो ये स्ट्रांगली क्रिटिसिज्म किया गया था स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पे कि टेस्ट इंडस्ट्री हैज़ बिकम अ पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन अबाउट पीपल्स लाइफ, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो रिजल्ट से सेटिस्फाई होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं इनवीडियस हो जाते हैं। वो समझते हैं कि द रिजल्ट इज़ इनवीडियस, यानी कि वो नागवार है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप है। उसके अलावा बताया गया है कि टेस्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस,
यानी कि टेस्ट जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, उसके लिए टाइम लिमिट होती है, जबकि असेसमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके ओवरऑल स्किल को जज किया जाता है। ठीक है, अब कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो कि असेसमेंट के दौरान जो है वो देखी जाती हैं, जैसे कि स्टूडेंट टू परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनको काम में किस तरह लाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बताया गया कि आपको रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई मदाखलत नहीं होनी चाहिए कि रोज़ जो है वो रोज़ाना की सरगर्मियों को बढ़ाएं और ये सारी चीज़ें। उसके अलावा तलबा को अलो करना चाहिए कि वो खुद की एक्टिविटीज़ को असेस कर सकें, उनकी जो है वो ओवरऑल सेल्फ असेसमेंट कर सकें। ठीक है, उसके अलावा टास्क जो हैं वो वाकई मीनिंगफुल हैं कि नहीं है, वो सब देने चाहिए। ठीक है, प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट पर। प्रोसेस जो होता है वो आप लोगों को स्किल सिखाता है, जबकि प्रोडक्ट जो होता है वो आप लोगों को जस्ट गुड रिवॉर्ड एंड बैड रिवॉर्ड की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ देनी चाहिए जो कि स्टूडेंट के ओवरऑल असेसमेंट को जो है वो और ज़्यादा बेटर वे में अच्छा बनाता है। उसके अलावा कुछ पोर्टफोलियोज़ और जर्नल्स की बात की गई है। अगर तो पोर्टफोलियो की बात की जाए तो ये क्या होता है, ये असल में स्टूडेंट जो होता है उसकी सारी ओवरऑल जो रिकॉर्ड होता है लाइफ का, ठीक है, जिसमें उसने जो जो लिखा होता है, किस तरह से उसने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, उसकी कामयाबी, सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से एक फ़ाइल बनाकर उसमें लिखी जाती हैं। और जबकि जर्नल्स की बात की जाए तो ये एक तरह से एक जर्नल डायरीज़ होती हैं और उसके अलावा उसकी अपनी जो है वो पर्सनल रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, अब पोर्टफोलियो पढ़ लेते हैं, इसमें बताया गया कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव असेसमेंट में। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ऐसे, कंपोजिशन, फाइनल फॉर्म, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, आउटलाइन, पोइट्री, क्रिएटिव प्रोज, ये सारी चीज़ें जो है वो पोर्टफोलियोज में आ जाती हैं, जो कि स्टूडेंट जो है वो खुद बनाता है, एक तरह से खुद क्रिएट करता है। ठीक है, अब वो किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में अपना बेस्ट दे के। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें पोर्टफोलियो में बताई गई हैं। जर्नल्स में क्या है कि इज़ एन अकाउंट ऑफ वंस थॉट, फीलिंग, रिएक्शन, असेसमेंट, आइडियाज़ और प्रोग्रेस टुवर्ड गोल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टीचर जो हैं वो साथ साथ स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और एज अ फैसिलिटेटर जो है वो टीचर काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा बताया गया कि क्लासरूम ओरिएंटेड जर्नल्स जो होते हैं वो हमारे पास डायलॉग जर्नल्स कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा टॉपिक 88 आ जाता है, जिसमें कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज़ की बात की गई है। अब कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ये एक तरह से रूटीन पार्ट का, लैंग्वेज क्लासरूम में जो है वो एक तरह से एक रूटीन पार्ट बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा टीचर जो होते हैं एज अ फैसिलिटेटर उनको हेल्प करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फ्रेंस में आ जाती हैं। अब पॉसिबल फंक्शन कॉन्फ्रेंस के क्या होते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो जो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उन पर टीचर्स कमेंट करते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो का रिव्यू होता है, जर्नल्स का रिस्पॉन्स होता है, स्टूडेंट्स के प्लान पर उनको एडवाइस करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई उनको तजवीज़ देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने इजीली जो है वो बता दिया। उसके अलावा यूज़फुल क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द वर्क एंड व्हाट डू यू थिंक यू डिड वेल। उसके अलावा इंटरव्यू में बताया गया कि टीचर जो है वो स्टूडेंट का इंटरव्यू लेता है। ठीक है, उसके असेसमेंट के बारे में, उसके अलावा उसका पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद पॉसिबल गोल क्या होता है इंटरव्यू का। जो इंटरव्यू होता है उसमें टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट की ओरल प्रोडक्शन जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो उनकी नीड्स को देखते हैं। ठीक है, टीचर्स देखते हैं उनकी नीड्स को कि उनको कौन से मसले पेश आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, लैंग्वेज में, ग्रामर में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर एक तरह से असेस कर लेता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि एक तरह से प्लान्ड होती है और टीचर जो होता है वो सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है। इंपॉर्टेंट स्टेप में क्या है कि किस तरह से ऑब्जर्व करना है, कितने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना है, प्रॉपरली रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो बनाया जाता है, एंड देन स्टूडेंट के असेसमेंट को जज किया जाता है। उसके बाद सेल्फ एंड पीर असेसमेंट आ जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट में स्टूडेंट खुद अपनी जो है वो असेसमेंट करता है, खुद अंदाज़ा लगाता है कि वो कितनी एक्टिविटीज़ में बेटर है। पीर असेसमेंट में क्या होता है कि खुद एक दूसरे के साथ जो है वो दोस्त कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि कौन सा पॉइंट रॉन्ग है, कौन सा राइट है, और एक दूसरे की जो है वो सेल्फ असेसमेंट कर रहे होते हैं, पीर असेसमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल्फ एंड पीर असेसमेंट, इसमें बताया गया कि डायरेक्ट असेसमेंट किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, जनरल कॉम्पिटेंस के लिए इनडायरेक्ट असेसमेंट होती है। उसके अलावा क्या होता है मेटा कोग्निटिव असेसमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि आप लोग जो है वो मेंटली चीज़ों को, नॉलेज को किस तरह से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसकी असेसमेंट आ जाती है। ठीक है, सोशियो इफेक्टिव असेसमेंट के सोशली फैक्टर्स जो हैं उसके साथ रिलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें बहुत ईजीली मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझा सकूँ। ये लेसन इतना ईजी नहीं था जितना ईजी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा है, कि आप लोग चाह रहे थे कि वर्ड टू वर्ड हमें बताया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ रह गई है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।